हेलो। वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास एकेडमी बाराबंकी पर। आइए, आज हम लोग हरित क्रांति की देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी और इसका प्रभाव भारत के किन क्षेत्रों पर पड़ा, किन क्षेत्रों पर नहीं पड़ा, और खाद्यान्न के मामले में कैसे क्या उत्पादन इनका बढ़ा। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे हुई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि यूपी पेट के सिलेबस में अलग से दिया गया है हरित क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो आज देख लेते हैं हरित क्रांति, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं श्वेत क्रांति। तो आइए शुरुआत करते हैं, जैसे भारत कैसे हुई, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बात आती है हरित क्रांति की। तो क्रांति मीन्स क्या होता है? क्रांति मीन्स होता है बदलाव। बदलाव, क्रांति मीन्स होता है बदलाव या रिवोल्यूशन, इसको बोला जाता है इंग्लिश में। और हरित मीन्स हरा क्या होता है? कृषि के क्षेत्र में, मतलब कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। तो इसमें अगर पूछा जाए हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा कृषि से। तो अगर पूछा जाए हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। आगे, हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग अगर बात की जाए, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एक डॉक्टर विलियम गॉयड थे, इनके द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। शब्द किसने दिया था बात आई, तो शब्द दिया था डॉक्टर विलियम गॉयड के द्वारा। लेकिन इसका जनक किसे बोला जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए किसे बोला जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गेहूं की एक नई प्रजाति विकसित की थी, जो कि बौना पौधा थी। बौना पौधा का क्या मतलब है? मतलब कि पहले पौधे होते थे और लंबे पौधे होते थे, उसमें जो फल लगता था वो कम मात्रा में लगता था। लेकिन इन्होंने जैसे जो पौधा विकसित किया, वो पौधा कैसा होता था? वो पौधा बौना होता था, फल ज्यादा मात्रा में लगते थे या ज्यादा उसमें लगते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? खाद्यान्न का उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ गया। इसीलिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने गेहूं की इस प्रकार की प्रजाति विकसित की थी। कैसी अगर पूछा जाए कैसी पौधा था, तो ये एक प्रकार का बौना पौधा था। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ये है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने ही इन्हीं को ही हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। ठीक, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग क्या थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के एक अनुसंधान में कृषि वैज्ञानिक थे। पूछा जाए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग क्या थे, तो मैक्सिको में एक अनुसंधान में क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। जब ये कृषि वैज्ञानिक थे, तो अगर पूछा जाए हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से मानी जाती है? तो हरित क्रांति ये जो मैक्सिको में थे, तो मैक्सिको से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो अगर पूछा जाए हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया, तो हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्सिको में किया गया, अमेरिका में किया गया। ठीक, आगे बढ़ा जाए। हरित क्रांति, अब डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कृषि के योगदान के लिए 1970 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि तब कृषि के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार अभी भी नहीं दिया जाता है। तो इनको क्या किया गया था? इनको 1970 का शांति का नोबेल से सम्मानित किया गया है। कई बार पूछा गया है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो इनको सम्मानित किया गया है 1970 में। आगे, भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए, कई बार पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। इन्होंने भारत में या खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, इसीलिए इनको भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। ये हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, देख लीजिए सभी लोग जो लोग नहीं जानते हैं। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 1960 से 63 के मध्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिलों में जो गेहूं मैक्सिको से लाया गया था उसका प्रयोग किया गया। मतलब जो मैक्सिको से गेहूं लाया गया था उसका प्रयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो गई। इसीलिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को
भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। ठीक। तो सबसे पहले कितने जिलों में, तो भारत के 7 जिलों में जो गेहूं मैक्सिको से लाया गया था उसका प्रयोग किया गया और उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। अगर पूछा जाए औपचारिक रूप से हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में औपचारिक रूप से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में योजना अवकाश के दौरान। सभी को पता होगा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी 1951 से 56 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी 1956 से 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी 1961 से 66 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की थी, असफल पंचवर्षीय योजना थी। ये असफल हो जाने से क्या प्रभाव पड़ा, भारत जो है बहुत ज़्यादा खाद्यान्न के मामले में पिछड़ा था। तभी भारत ने सोचा कि भारत में खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, इसीलिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक। तो अगर पूछा जाए जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी तो कौन कौन सी प्रजातियां गेहूं की बोई गई थी या कौन कौन सी प्रजातियां लाई गई थी, तो एक प्रजाति थी गेहूं की लार्मा रोजो, और दूसरी प्रजाति थी सोनारा 64, कल्पना, RB 18। ये क्या थी, ये सभी गेहूं की प्रजाति थी। अगर पूछ लिया जाए निम्न में से कौन गेहूं की प्रजाति है, 3 ऑप्शन दे दिया जाए, एक अगला ऑप्शन दे दिया जाए, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तथा धान की कौन कौन सी किस्में आई थी, धान की किस्में आए थे TN1, TR8, TN3 तथा ADT 17 का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान, जब भारत में औपचारिक रूप से हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक। और 1966 में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था उच्च उत्पादकता किस्म प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत नए बीज, उर्वरक और सिंचाई व्यवस्था को शुरू किया गया था। इसीलिए हरित क्रांति का अन्य नाम अगर पूछ लिया जाए, हरित क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हरित क्रांति को अन्य नाम से जाना जाता है बीज, उर्वरक व सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि 1966 में उच्च उत्पादकता किस्म प्रोग्राम चलाया गया था जिसके तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो हरित क्रांति से किस किस खाद्यान्न में वृद्धि हुई, अगर पूछा जाए तो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा था तो सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था, और इसके बाद प्रभाव पड़ा था चावल की फसल पर। सबसे ज्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ा था, सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए तो गेहूं, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर चावल, चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, हरित क्रांति से लाभ, क्या क्या लाभ हुए हरित क्रांति से। सबसे पहले भारत जो था खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। क्या हुआ, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, मतलब कि कुछ भी भारत को कहीं से मंगाना नहीं होता था। भारत ने अपनी खेती को इतना अच्छा कर लिया था कि यहीं पे उत्पादित करते, यहीं पे खाते, और भी जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती थी उनको बेच भी सकते थे। इतना भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। इसी के साथ क्या हुआ, किसानों की आय बढ़ गई। मतलब कि जब ज़्यादा उत्पादन हुआ, ज़्यादा पैदा हुआ कोई चीज़, उसको बेचेंगे, बेचने से क्या होगा, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो क्या होगा, किसानों की आय बढ़ गई थी। ठीक। और हरित क्रांति का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा, तो सबसे पहले उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। मतलब कि जब हरित क्रांति शुरुआत की गई थी तो इसमें बीज जो मंगाए गए थे बहुत उन्नत किस्म के लाए गए थे, मतलब अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल किया गया था। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ गया था। मतलब कि पहले ऐसे हम लोग खेती करते थे, बाद में क्या हुआ, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ के ज़्यादा उत्पादन किया जाने लगा। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि भारत की मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों की बहुत मात्रा रहती है। ठीक। तो हरित क्रांति के प्रभाव, दूसरा प्रभाव क्या हो जाएगा, पहला प्रभाव हो जाएगा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, दूसरा प्रभाव हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ गया। ठीक। और क्या हुआ, और हरित क्रांति के द्वारा मतलब कि सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया, क्योंकि सिर्फ अच्छे बीज बो देने से तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं, उसके लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था भी चाहिए। तो सिंचाई परियोजनाओं का भी विस्तार अच्छे से किया गया। ठीक। और सरकार द्वारा कृषि ऋण उपलब्ध करवाया गया, क्योंकि भारत जो था तुरंत
आज़ाद हुआ था तो भारत के पास इतना ज़्यादा धन नहीं था कि वो खेती में लगा सके। खेती में क्या होता है कि पहले 3 महीने तक लगाया जाता है, बोया जाता है, 3 महीने तक पैसा लगता है, फिर उत्पादन। तो सरकार ने क्या किया, लोगों के पास पैसा नहीं था तो सरकार ने लोगों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाए। कृषि ऋण उपलब्ध करवाए गए, आसान किस्तों पर उपलब्ध करवाए गए, ताकि ज़्यादातर भारत के किसानों को तकलीफ ना हो जो ऋण वगैरह उपलब्ध हो रहा है। ठीक, इसीलिए तो तो क्या क्या काम किए गए हरित क्रांति के दौरान? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ गया, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया और सरकार के द्वारा कृषि ऋण उपलब्ध करवाए गए। और क्या हुआ, हरित क्रांति का अगर पूछ लिया जाए केंद्र, तो सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा प्रभाव किन क्षेत्र पर पड़ा, तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था पंजाब के क्षेत्र पर, उसके बाद पड़ा था हरियाणा के क्षेत्र पर, और तीसरे नंबर पर प्रभाव पड़ा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा था प्रभाव। अगर इसमें से पूछ लिया जाए इन तीनों में सबसे ज्यादा किस पर पड़ा, तो सबसे ज्यादा पंजाब पर पड़ा, उसके बाद हरियाणा पर पड़ा, उसके बाद किस पे पड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाला भाग है उस पे पड़ा। ठीक, 3 केंद्र थे हरित क्रांति के। और हरित क्रांति के अन्य नाम अभी आगे हमने आपको बता रखा है। हरित क्रांति का अन्य नाम क्या था? बीज क्रांति, उर्वरक क्रांति या सिंचाई क्रांति। ये क्या थे? इनको सम्मिलित रूप से भी बोला जाता है कि इनका अन्य नाम क्या था। तो इसका अन्य नाम नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इधर लिख दे रहे हैं। बोला जाएगा बीज उर्वरक, बीज उर्वरक व सिंचाई क्रांति। सिंचाई क्रांति यह क्या है? ये हरित क्रांति का अन्य नाम है, क्योंकि अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया, अच्छी उर्वरक का इस्तेमाल किया गया और सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है बीज उर्वरक व सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति का प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले मतलब कि भारत की मिट्टी में जिन तत्वों की कमी होती थी, तो भारत के किसानों को पता नहीं रहता था कि हमारे यहाँ की मिट्टी में किन चीज़ों की कमी है, इसीलिए सबसे पहले मृदा परीक्षण पर जोर दिया गया। मतलब कि मिट्टी में जो चीज़ की कमी है, ह्यूमस वगैरह की, उनको दूर किया जाए, ताकि उत्पादन को और ज़्यादा उत्पादित किया जा सके, कुछ भी उत्पादन करना है। और आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग किया गया। मतलब कि पहले खेती हल के द्वारा होती थी, बैलों के द्वारा होती थी, फिर आधुनिक कृषि उपकरण भी मंगवाए गए बाहर से, कुछ नहीं थे, कुछ भारत में बनाए गए, जैसे कल्टीवेटर आया, हैरो आया, इन्हीं सब चीज़ों से तो कृषि में क्या हुआ, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के दौरान उत्पन्न समस्याएं। हरित क्रांति से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? तो पहली समस्या है प्रादेशिक असंतुलन। मतलब कि क्या हुआ, जैसे जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी वहां पे तो लोगों की इनकम बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, लेकिन जहां पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पहुंचा वहां पर क्या हुआ, वहां पर उत्पादन वैसे ही निम्न क्वालिटी का रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ स्टेट जो है ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ स्टेट गरीब हो गए वहाँ के किसान, इसीलिए प्रादेशिक असंतुलन बन गया। ठीक, अगला फसलों में असमानता हो गई। मतलब कि फसलों में असमानता का क्या मतलब है, जैसे कि कहीं पर फसल अच्छी क्वालिटी की होने लगी, कहीं पर फसल खराब क्वालिटी की होने लगी, कहीं पे मोटे अनाज होने लगे, कहीं पे पतले अनाज होने लगे, इसीलिए फसलों में असमानता हो गई। जहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था, मृदा परीक्षण पर जोर वगैरह जहाँ पर दिया गया था, वहाँ पर फसलों में असमानता हो गई। ठीक, आय में असमानता, क्योंकि जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ की लोगों की आय जो है बढ़ गई, जहाँ पर उत्पादन नहीं था वहाँ पर लोगों की आय घट गई, इसीलिए आय में असमानता हो गई। और हरित क्रांति के उत्पन्न समस्याएं क्या क्या है और देख लेते हैं कि और क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। पर्यावरण प्रदूषण मतलब कि जब रासायनिक वगैरह का प्रयोग ज़्यादा किया जाने लगेगा तो क्या होगा, मिट्टी में उर्वरक की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मृदा प्रदूषित हो जाएगी। तो क्या होगा, गया मृदा प्रदूषण हो गया। ठीक, ये पर मृदा प्रदूषण हो गया जब रासायनिक खाद वगैरह के माध्यम से रासायनिक खाद जल में भी घुलने लगी, जब जल में घुलने लगी तो जल प्रदूषण हो गया। तो हरित क्रांति के उर्वरक के द्वारा क्या हुआ, हो गया मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, इनको जो छोटे जीव वगैरह खाते थे वो भी मर जाते थे, जल प्रदूषण हो गया। ठीक, और क्या हुआ, खाद्यान्न दूषित हो गया। मतलब कि पहले हम लोग खाते थे, बहुत अच्छा बोलते थे देसी खाना, तो पहले जो होता था एकदम शुद्ध खाना होता था, लेकिन रासायनिक वगैरह का प्रयोग जब बढ़ गया
तो रसायन क्या होगा, थोड़ा बहुत मात्रा में खाद्यान्न में आने लगा, तो खाद्यान्न भी क्या हो गया, खाद्यान्न भी दूषित हो गया। भूमि की उर्वरता में कमी आ गई। हाँ, जब जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ जाएगा तो भूमि की उर्वरता में क्या होगा, कमी आ जाएगी। भूमि जो है पहले उपजाऊ होती थी, फिर अनुपजाऊ होने लगी, मतलब कि और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खराब हो गई उर्वरता उसकी। ठीक, ये थी हरित क्रांति। और हरित क्रांति में अगर क्वेश्चन पूछा जाए लास्ट में कि हरित क्रांति से किसकी उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई, ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। ये क्वेश्चन है, आप सभी लोगों कमेंट में आंसर कीजिएगा सभी लोग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हरित क्रांति से किस राज्य को सर्वाधिक लाभ हुआ, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। दो क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी लोग जो है कमेंट में आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हरित क्रांति से किसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई, गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार। दूसरा क्वेश्चन है हरित क्रांति से किस राज्य को सर्वाधिक लाभ हुआ। आप सभी को ये दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक, ये इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।